कुछ मकान ईंट और गारे से बनते हैं, लेकिन कुछ मकान सिर्फ सिसकियों और खामोशियों से टिके होते हैं। उस रात हवा सिर्फ चल नहीं रही थी, बल्कि वो एक भूखे जानवर की तरह शिकार ढूंढ रही थी। और उसका शिकार वो घर था जिसकी छाती पर कोई कवच नहीं था, कोई दरवाजा नहीं था। मोहन जानता था कि आज की रात सिर्फ अंधेरे से लड़ने की नहीं है, आज की रात उस मौत से लड़ने की है जो ठंड के भेस में उसकी चौखट लांघ कर अंदर आ चुकी है। और उसके पास अपने बूढ़े माँ बाप और मासूम बच्चों को बचाने के लिए सिर्फ अपनी फटी हुई कमीज और एक झूठी हिम्मत थी। तो चलिए अब उस कहानी में उतरते हैं जो आपको धीरे धीरे नींद की बाहों में ले जाएगी। गांव के बाकी सभी घरों में लोग रजाई के अंदर दुबके हुए थे और अलाव की राख अब ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन बस्ती के आखिरी छोर पर बने उस आधे अधूरे मकान में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखी पत्तियों के सरकने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। मोहन अपनी खाट के किनारे पर बैठा था। उसके हाथ आपस में जकड़े हुए थे, इतने जोर से कि उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसकी नजरें सामने दीवार के उस खाली हिस्से पर गड़ी थीं, जहां एक लकड़ी का दरवाजा होना चाहिए था, लेकिन वहां सिर्फ एक गहरा काला शून्य था। उस खाली जगह को ढकने के लिए सुमित्रा ने एक पुरानी जूट की बोरी लटका रखी थी, वो बोरी जो शायद अब हवा के थपेड़ों से थक चुकी थी। हवा का एक तेज झोंका आया और वो बोरी किसी घायल पक्षी के पंख की तरह फड़फड़ाने लगी। ठंड उस बोरी के किनारों से रास्ता बनाकर एक सांप की तरह रेंगती हुई घर के अंदर दाखिल हो गई। मोहन ने देखा कि कैसे वो बर्फीली हवा सीधा जमीन पर सो रहे उसके बच्चों के चेहरों को छूकर गुजरी। सुमित्रा तुरंत अपनी जगह से उठी। उसने अपने पल्लू को कमर में खोसा और उस फड़फड़ाती हुई बोरी के पास गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने पास पड़े कुछ भारी पत्थरों को खिसकाकर बोरी के निचले हिस्से को दबाने की कोशिश की। पत्थर ठंडे थे, बर्फ जैसे, और सुमित्रा की हथेलियों की खाल फटने लगी थी, लेकिन वो रुकी नहीं। मोहन सब देख रहा था। एक पिता के तौर पर, एक पति के तौर पर यह मंजर उसके सीने पर किसी भारी पत्थर जैसा रखा हुआ था। उसे याद आया कि कैसे पिछले साल उसने वादा किया था कि अगली सर्दियां आने से पहले वो चौखट पर पल्ला लगवा देगा, लेकिन फिर फसल खराब हो गई, फिर अम्मा बीमार पड़ गईं, और फिर वो जमा पूंजी जो लकड़ी खरीदने के लिए थी वो दवाइयों की शीशियों में बदल गई। आज वो खाली चौखट उसे मुंह चिढ़ा रही थी। वो बोरी जो हवा को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, वो मोहन की गरीबी का झंडा लग रही थी। सुमित्रा ने बोरी को ठीक किया और वापस बच्चों के पास आकर बैठ गई। उसने अपने ठंडे हाथ बच्चों को नहीं लगाए। डर था कि कहीं उसकी ठंडक से बच्चे जाग ना जाएं। वो बस उन्हें देखती रही। बाहर झींगुरों की आवाज बंद हो चुकी थी, क्योंकि शायद ठंड ने उन्हें भी खामोश कर दिया था। मोहन ने गहरी सांस ली। उसकी सांस भाप बनकर हवा में घुल गई। उसे लगा जैसे उसका अपना घर ही उसे निगलने के लिए तैयार बैठा है। ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, ये हर रात की लड़ाई थी। और आज की रात दुश्मन कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। हवा की सरसराहट किसी के रोने जैसी आवाज कर रही थी, और मोहन जानता था कि ये रोना हवा का नहीं, बल्कि उसके अपने हालातों का है। रात का अंधेरा अब और गाढ़ा हो चुका था, और बाहर बहने वाली हवा की सीटी अब किसी डरावनी चीख जैसी लगने लगी थी। घर के अंदर का तापमान बाहर से कुछ ज्यादा अलग नहीं था। मोहन अभी भी उसी तरह बुत बनकर बैठा था, जैसे उसके शरीर का खून भी उस ठंड में जम गया हो। उसकी नजरें अभी भी उस हिलती हुई बोरी पर थीं, जो बार बार हवा के झोंकों से ऊपर उठ जाती थी और नीचे से बर्फीली हवा अंदर घुसाती थी। तभी उस भारी खामोशी को चीरती हुई एक बहुत ही मध्यम और कांपती हुई आवाज आई। वो आवाज किसी और की नहीं, उसके 5 साल के बेटे राजू की थी। राजू, जो जमीन पर एक पुरानी और घिसी हुई दरी पर लेटा था, नींद में ही कुलबुलाया। उसके छोटे छोटे पैर ठंड के मारे सिकुड़कर उसके पेट से लग गए थे। उसके होंठ हल्के नीले पड़ रहे थे, और सन्नाटे में उसके दांतों के किटकिटाने की हल्की हल्की आवाज गूंजने लगी थी। वो पूरी तरह जागा नहीं था, बस नींद और बेहोशी के बीच झूल रहा था, लेकिन उसका शरीर उस जानलेवा सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। माँ, माँ, बहुत ठंड लग रही है। ये शब्द बहुत धीरे से कहे गए थे, लेकिन उस छोटे से कमरे में ये किसी नुकीले तीर की तरह गूंज गए। मोहन के कानों में ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। वो आवाज इतनी मासूम और इतनी दर्दनाक थी कि मोहन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। एक बच्चा जब डरता है या तकलीफ में होता है तो सबसे पहले माँ को ही पुकारता है। उसे लगता है कि दुनिया की हर मुसीबत माँ के आंचल में आकर खत्म हो जाती है, लेकिन आज माँ का आंचल भी उस निर्दयी हवा के सामने लाचार था।
सुमित्रा, जो शायद खुद ठंड से बचने के लिए घुटनों में सिर दिए बैठी थी, बेटे की आवाज सुनते ही बिजली की फुर्ती से उसकी तरफ लपकी। सुमित्रा ने देखा कि राजू का माथा बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा हो रहा था। उसके पास ओढ़ाने के लिए कोई ऊनी कंबल या रजाई नहीं थी, बस सूती की कुछ पुरानी चद्दरें थीं जो एक के ऊपर एक। YouTube चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो।